हमारा अध्याय है पवन। मौसम के विभिन्न घटकों में पवनों का सर्वाधिक महत्व है। यह जलवायु का एक ऐसा तत्व है जो तापमान एवं वृष्टि आदि अनेक तत्वों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखता है। तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु ऊष्मा तथा आर्द्रता को पृथ्वी तल के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करती है। तूफान, मेघ, वृष्टि अथवा मौसम के अन्य घटकों की उत्पत्ति में पवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली कारक माना जाता है। किंतु यह भी सत्य है कि पवन भी मौसम के अन्य तत्वों के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसा कि हम जानते हैं, वायु अधिक वायुदाब से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है तथा पवन की दिशा और वेग दोनों ही वायुदाब प्रवणता पर निर्भर होते हैं। वस्तुतः वायु संचार का मूल कारण धरातल के विभिन्न भागों में उपस्थित तापांतर है जो वायुदाब में अंतर उत्पन्न करता है। धरातल के लगभग समानांतर प्रवाहित होने वाली वायु को पवन कहा जाता है। बायर्स के अनुसार पवन की परिभाषा है, पवन मात्र गतिशील वायु है जिसका मापन उसके क्षितिज घटक में किया जाता है। त्रिवार्था के अनुसार पवन की परिभाषा यह है कि पवन ऐसी गतिशील वायु है जिसकी दिशा आवश्यक रूप से पृथ्वी तल के समानांतर होती है। वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। जब वायु धरातल से ऊपर की ओर अथवा ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होती है तब हमें उसका अनुभव नहीं होता और हम उसे वायु तरंग कहते हैं। मौसम के विभिन्न घटकों जैसे मेघ, वृष्टि, तड़ित झंझा आदि की उत्पत्ति में इन वायु तरंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु वायुमंडल के संपूर्ण क्षैतिज प्रवाह की तुलना में उसके ऊर्ध्वाधर गति का परिमाण अपेक्षाकृत कम होता है। यद्यपि वायुमंडलीय संचार प्रणाली के यथार्थ ज्ञान के लिए उसके ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों गतियों का ज्ञान अपेक्षित है, फिर भी पवनों के द्वारा निम्न अक्षांशों और उच्च अक्षांशों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जिससे अक्षांशीय ताप संतुलन बना रहता है। दूसरा कारण यह है कि पवनों के द्वारा ही महासागरों से महाद्वीपों के दूरस्थ आंतरिक क्षेत्रों तक आर्द्रता पहुंचाई जाती है जिससे वृष्टि होती है। पवन की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वायुदाब प्रवणता, नंबर 2 वायु का आवर्तन, नंबर 3 घर्षण और नंबर 4 है पवन का अपकेंद्रीय बल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुदाब प्रवणता। वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होने का एकमात्र कारण वायुदाब का अंतर अथवा वायुदाब प्रवणता होती है। इसी प्रवणता की दिशा और परिमाण के द्वारा वायु की दिशा और उसका वेग निर्धारित होता है। पवन एवं वायुदाब प्रवणता के अंतः संबंधों को वस्तुतः पवन की दिशा और उनके वेग के रूप में देखा जा सकता है। पवन प्रवाह की दिशा सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। दूसरे शब्दों में पवन प्रवाह की दिशा प्रकट करने वाली रेखा समदाब रेखाओं के साथ समकोण बनाती है। सामान्यतः वायुदाब में जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। वायुदाब प्रवणता जब प्रतापी होती है तो पवन का वेग तीव्र होता है, जब प्रवणता मंद होती है तब पवन का वेग कम होता है। संभार रेखाओं के बीच दूरी कम होने पर वायुदाब प्रवणता तीव्र और दूरी अधिक होने पर प्रवणता मंद होती है। अतः ऋतु मानचित्रों पर दिखाई देने वाली संभार रेखाओं की सघनता तथा विरलता से पवन के वेग का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। नंबर 2 है पवन की आवृत्ति या पृथ्वी की आवृत्ति।
यदि वायुदाब प्रवणता बल के द्वारा ही पवन की दिशा निर्धारित होती तो सर्वदा और सर्वत्र पवन की दिशा समदाब रेखाओं के 90 डिग्री के कोण पर होती। पवन सदैव संभार रेखाओं के आर पार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर सीधी रेखा में चलती, किंतु धरातल पर चलने वाली पवन अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन नहीं करती हैं। वास्तव में पृथ्वी के आवर्तन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल, जिसे कोरियालिस बल भी कहा जाता है, पवन की दिशा को मोड़ देता है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने पथ से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने पथ से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। विक्षेपक बल पृथ्वी की दैनिक गति के द्वारा उत्पन्न विक्षेपक बल धरातल पर प्रत्येक गतिमान वस्तु को प्रभावित करती हैं, चाहे वो महासागरीय धाराएं हो या फिर कहता है बंदूक से छोड़ी गई गोली हो, सभी पृथ्वी के विक्षेपक बल से प्रभावित होती हैं। नंबर 3 है घर्षण का प्रभाव। पवन के वेग और उसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में घर्षण बल का विशेष महत्व है। इस बल की उत्पत्ति धरातल और उसके ऊपर चलने वाली वायु के संघर्ष से होती है। इस बल से पवन प्रवाह की दिशा के कहता है विपरीत कार्य करता है। यह वायु के वेग के वर्ग का समानुपाती होता है। पृथ्वी तल पर अथवा उसके निकट उच्चावच तथा अन्य बाधाओं के कारण पवन प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें अनियमितता आ जाती है। यही कारण है कि हमें वायु के झोंके और पवन विराम का अनुभव होता है। जल की अपेक्षा स्थलीय भागों में खुरदरा धरातल होने के कारण उस पर कहता है घर्षण बल अधिक होता है। घर्षण विहीन धरातल पर विक्षेपक बल और प्रवणता बल इस संतुलन को भंग कर देते हैं। घर्षण बल के कारण पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे कोरियालिस बल में कमी आ जाती है और प्रवणता बल अधिक प्रभावकारी हो जाता है। अतः हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर चलने की बजाय उन्हें न्यून कोण पर काटती हुई अधिक दबाव से कम दबाव की ओर तिरछी चलने लगती हैं। धरातल जितना खुरदरा होगा, घर्षण बल उसी अनुपात में अधिक होगा। पवन और समदाब रेखाओं के बीच के कोण में भी समानुपाती वृद्धि हो जाएगी। नंबर 4 है पवन का अपकेंद्रीय बल। पवन गति को प्रभावित करने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारक स्वयं पवन का अपकेंद्रीय बल है। जब पवन का मार्ग वक्र या वर्ताकार होता है, तब इस प्रकार के बल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का बल विभिन्न प्रकार के पवनों के वर्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर चलता है। जब कोई कण समान गति से वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, तब उस पर मार्ग के केंद्र अथवा आवर्तन के अक्ष की दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसी बल के कारण वह कण वर्ताकार मार्ग में चलता है। अब है पवन की दिशा। पवन जिस दिशा से चलती है उसी के अनुसार उसका नामकरण होता है। पश्चिम दिशा से प्रवाहित होने वाली पवनों को पछुआ पवन तथा पूर्व की ओर चलने वाली पवन को पूर्वाई कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर से प्रवाहित होने वाली पवन को उत्तरी पवन और दक्षिण से प्रवाहित होने वाली पवन को दक्षिणी पवन कहते हैं। समुद्र की ओर से चलने वाली वायु को सागरीय पवन कहते हैं। स्थल से प्रवाहित होने वाली वायु को स्थलीय पवन कहा जाता है। पवन की दिशा जानने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे पवन दिक्सूचक यंत्र या विंड वेन कहते हैं। आजकल पवन के वेग को विशेष रूप से निर्मित यंत्र के द्वारा नापा जाता है तथा इसे मील प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा अथवा मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। एनीमोमीटर
पवन वेग मापने का सर्व साधारण यंत्र है जिसके द्वारा पवन का वेग मापा जाता है।